राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा और मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल व संस्कृति से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल व संस्कृति समझ आती है। प्रणाम, मैं दीप्ति सिंह रोहा आज आप सभी के समक्ष आज के इस विषय पर अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। और प्रणाम करके मैं अपना परिचय इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रणाम करके अपना परिचय देना हमारे संस्कार है और हम सभी भारतवासियों का मानना है कि रात में निकलोगे तो अंधेरे का पता चलता है, कि रात में निकलोगे तो अंधेरे का पता चलता है और इंसान की बातों से उसके संस्कारों का पता चलता है। और अगर मैं बात करूं भारत की राजनीति की, तो भारत में लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया जाता है। हाँ, हम अपने नेता स्वयं चुनते हैं। भारत में वैदिक काल से ही राजनीतिक संस्कारों को अपनाया जाता है, जिसका एक उदाहरण है राजा रंगदेव, जिनके संस्कार उनकी इन पंक्तियों में देखे जा सकते हैं। वे कहते थे कि ना मुझे राज्य की कामना है, ना मुझे मोक्ष की कामना है, ना मुझे राज्य की कामना है, ना मुझे मोक्ष की कामना है, ना मुझे पुनर्भवन जन्म की कामना है। अगर मेरे दिल में कामना है तो मुझे केवल गरीब और दरिद्रों की सेवा करनी है। इन्हीं आदर्शों पर चलकर हमारे सभी के आदर्श राम जी ने भी शासन किया और उनके संस्कार उनके शासन से पता चलते हैं। आधुनिक काल में भी कई राजनेताओं ने इन्हीं आदर्शों पर काम किया तथा इनके संस्कारों को बरकरार रखा, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और भी बहुत। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ शब्द हैं कि सरकार तो आएंगी, कि सरकार सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी और जाएंगी, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए और देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी, जिन्हें आप सभी जानते हैं, उनका भी सपना था कि इन्हीं संस्कार, राजनीतिक संस्कारों के बल पर आगे जाकर भारत देश का विकास हो। उनके मानना था कि इन्हीं संस्कारों पर आगे चलकर भारत देश का विकास हो। परंतु बड़े दुख की बात है कि समय के बदलाव के साथ राजनेताओं में भी बदलाव आया, उनमें भी लालच की भावना आई और उन्होंने भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाया। हमारे राजनेता ने राजनीति को एक खेल बना दिया है और उनके विचार कुछ इस प्रकार हो गए हैं कि पहले आग फोड़ देते हैं और फिर चश्मे का दान करते हैं, कि पहले आग फोड़ देते हैं और फिर चश्मे का दान करते हैं। परंतु मेरा मानना है कि हमें अपने संस्कारों को एक बार फिर से अपनाना होगा, हमें अपने संस्कारों को एक बार फिर से अपनाना होगा, क्योंकि संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, सरकार नहीं, क्योंकि संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, सरकार नहीं। और अंत में मैं अपनी कविता के माध्यम से आज की राजनीतिक हालों, जनता के राजनीति के प्रति विचार, पॉलिटिशियंस के द्वारा अपनाए गए भ्रष्टाचार और जातिवाद के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। ये विचार मैं अपनी खड़ी बोली हरियाणवी में प्रस्तुत करना चाहूंगी कि दोस्तों, तो हमने देखा होगा ये राजनीति जिसने भारत का मठा गोल बैठा दिया, तो हमने एक चीज देखी होगी, अखबारी भाई ने लड़वावे है तो लड़वावे, राजनीति लड़वावे, धर्म के नाम पर जितने दंगे करावे है तो राजनीति करावे है, जात पात के दंगे करावे है तो राजनीति करावे है। मैं अपने गांव में आज इलेक्शंस के बारे में, जो इलेक्शंस के समय पर घोटाले होते हैं, उनको भी इस कविता के माध्यम से दर्शाना चाहूंगी कि धन्यवाद। इतिहासकार के अनुसार हिंदू और बौद्ध धर्म के जन्म स्थलीय के कारण ही भारत को पहचाना जाता है और हिंदू की विविधता नाम समर्थी और वैष्णव है। भारत के प्रमुख धर्म जैन और मुस्लिम हिंदू है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और आमतौर पर यहाँ पर सामाजिक सरोकार और खाने पीने की चीजें भी विभिन्न है। हम लोग कार्यक्रमों के साथ साथ यहाँ पर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस इत्यादि भी मनाते हैं। भारत को उनके क्षेत्रों और राज्यों के हिसाब से भी पहचाना जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित अतिथिगण वो दे दो ना हाँ ये पेड़ है ना साइड दे दो मुझे साइड में हाँ अच्छा भाई समय का ध्यान रखें इज्जत साहिबान। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित अतिथिगण, अध्यापकगण व सभी आए अभिभावकों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का अवसर प्रदान किया। नमस्कार, मेरा नाम शिक्षा है। मैं जय भारत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं आपको भारतीय राजनीतिक व इसके संस्कारों के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। ब्रिटिश शासन से आजाद होने के बाद भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया। इसमें लोकतंत्र लोगों की पसंद की सरकार बनाने की अवधारणा पर आधारित है। यहाँ पर कई राजनीतिक पार्टियां व दल गठित हुए, जिनमें कुछ राष्ट्रीय स्तर पर व कुछ राज्य स्तर पर। कई क्षेत्रों में लोकल पार्टियां भी गठित हुई, जिनका प्रभाव राजनीतिक पर गहरा पड़ा और इन पार्टियों को कुछ चिन्ह सौंपे गए, जिनके माध्यम से लोग अपना मतदान करते हैं। भारतीय राजनीति में सरकार का संसदीय स्वरूप भी सरकार के कार्यों को दर्शाता है और भारत के आजाद होने के बाद पहला आम चुनाव सन 1991 में हुआ। सबसे पहले नेता भारत को देश को प्रगति की ओर ले जाते थे। अब राजनीति में बहुत ही परिवर्तन हुए हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहला व विकसित कारक भ्रष्टाचार है, जिसमें लोग गलत कार्य को रिश्वत देकर सही साबित करवाते हैं और सबसे ज्यादा हित राजनीतिक पार्टियों का होता है, जो लोगों को जो अवैध भर्तियां करवाते हैं, जिनसे बच्चों का उज्जवल भविष्य अंधेरे में चला जाता है। और राजनीति में सबसे पहले ही शक्तिशाली राजनेता के मौजूद होने से सही व्यक्ति राजनीति में आ नहीं सकता, जिससे कई फसाद की जड़ें राजनीति को माना जाता है। और कुछ राजनेता गरीबों को पैसों का अभाव होने पर उन्हें पैसों का लालच देते हैं, जिनसे गरीब उनके पैसों के जंजाल में फंस भी जाते हैं। और राजनेता चुनाव से पहले लोगों से कई प्रकार के वादे भी करते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो उन वादों की कोई परवाह नहीं करते, आम जनता की तरफ देखते भी नहीं। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इसकी संस्कृति पर भी ध्यान देना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति को विश्व की प्राचीन संस्कृति माना जाता है और यह संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन है। यह 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यहाँ पर हर समुदाय और जाति के लोग रहते हैं, फिर भी अलग अलग विचारधाराओं के होने के बावजूद अनेकता में एकता दिखाई देती है। भारत का मूल्य मंत्र अनेकता में एकता है और यहाँ पर हर धर्म और समुदाय उत्सव को सभी लोग एक समान मनाते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस आदि। धन्यवाद। अच्छे संस्कार नहीं मिलते किसी मॉल से, अच्छे संस्कार नहीं मिलते किसी मॉल से। ये तो वो नींव है जो जुड़ती है परिवार के माहौल से। जरूरत है आज की पीढ़ी को संस्कार सिखाने की, जरूरत है आज की पीढ़ी को संस्कार सिखाने की। यह तो एक सीख है चरित्र को बेहतर बनाने की। सुप्रभात, मैं दीपिका सिंह रॉय आप सभी की आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आज मैं हमारी संस्कृति व राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में मेरे विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। कृपया ध्यान से सुने। मानव जीवन में शिक्षा एवं संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हमारे देश की महान संस्कृति की एक देन संस्कार भी है, जिनका हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। संस्कार जीवन के आभूषण समझे गए हैं। प्रकृति की छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी चीज का उपयोग करने के लिए संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। जीवन के आरंभिक दिनों में जिन संस्कारों की नींव डाली जाती है, उसका जीवन उसी अनुरूप बन जाता है। संस्कार परंपरा के कारण मानव में दैवीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अब तक जितने संत महात्मा बने हैं, उनके जीवन निर्माण एवं उनके जीवन बिताने का मूल मंत्र तो संस्कार ही है। व्यक्ति को जितने अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, उसका चरित्र उतना ही बेहतर होता है
और बुरे संस्कारों वाले व्यक्ति का चरित्रहीन बन जाता है। जब दुनिया में संस्कारों की परिभाषा लिखी जाएगी, जब दुनिया में संस्कारों की परिभाषा लिखी जाएगी, तो मेरे देश की तस्वीर ही इनके सामने आएगी। भारत तो विभिन्न संस्कारों व परंपराओं की भूमि है। संस्कारों के महत्वपूर्ण तत्व अच्छे शिष्टाचार में तहजीब, सभ्य संवाद आदि हैं। मेरे वतन में औरतें जनाब मजबूरी से नहीं अपने संस्कारों के कारण सिर पर पल्ला रखती हैं। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे होते हैं। संस्कार तो वो पौधा है जो अच्छी सोच और आचरण से बड़ा होता है। संस्कार तो वो पौधा है जो अच्छी सोच और आचरण से बड़ा होता है। संस्कार से ही तो मानव अच्छे चरित्र के साथ समाज में खड़ा होता है। संस्कार व्यक्ति को आदर्श बनाते हैं। कोई इंसान अच्छे विचार रखे, सत्कर्म करे तो उसके विचारों या सत्कार्यों से आने वाली पीढ़ी भी संस्कारित होती है। अतः श्रेष्ठ संस्कार को अपनाने वाले मनुष्य में दैवीय गुणों का जन्म होता है। हर एक व्यक्ति को संस्कारवान बनाना आज के समय की महती आवश्यकता बनती जा रही है। राजनीति के चाणक्य अब चांदी कूट रहे हैं। राजनीति के चाणक्य अब चांदी कूट रहे हैं। जो सब जगह फेल हुए वही अब राजनीति में लूट रहे हैं। भारत सरकार तुष्टीकरण की नीति अपनाकर लोगों को अकर्मण्य बना रही है। अक्सर अर्थ, धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर लोगों को लड़वाते रहते हैं और किसी खास वर्ग एवं उसके क्षेत्र को पिछड़ा बताकर उन्हें मुफ्त राशन, पानी, बिजली आदि देना, यह तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है। इन नेताओं ने राजनीति को खेल बना दिया है। भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है। भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है। क्या देश सच में आजाद है? नेताओं की जो ये अकड़ है, भ्रष्टाचार की यही तो जड़ है। आज के नेताओं ने पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला रखा है। वोट के लिए झूठे वादे करते हैं और जीतने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। अब मैं आप सभी के समक्ष कुछ भ्रष्ट नेताओं की राजनीति दर्शाना चाहूंगी। कृपया ध्यान से सुने। किस किस घर में कितने बच्चे भूखे ही सो जाते हैं? किस किस घर में कितने बच्चे भूखे ही सो जाते हैं? क्या संसद में ऐसे मुद्दे कभी बहस को आते हैं? क्या कभी बहस को आते हैं? झोपड़ियों का फूस सर्वदा कैसे कम हो जाता है? नेता का महल तो सदा ऊंचा ऊंचा ही हो जाता है। प्यासे गांव में भी नल ने पानी का लग पाता है। मिनरल वाटर नेताजी की मेजें खूब सजाता है जी, मेजें खूब सजाता है। धरती जिनका सदा बिछौना पूस मास की रातों में तारों की चादर को ओढ़े तन को नेता गरमाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसे सनातन धर्म कहते हैं, जिसे सनातन धर्म, जिसने सिखाया जीवन जीने का मूल मंत्र, जिसने बताया माता पिता और गुरु को परमात्मा से महान, क्या रह गई है आज इस महान धर्म की शान? क्या रह गई है आज इस महान धर्म की शान? परमादरणीय प्रधानाचार्य जी, आदर के योग्य सभी अध्यापकगण व मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को सबसे पहले मेरा सुप्रभात। मैं मोहित, कक्षा 12वीं का छात्र, आज आप सभी को आज के महत्वपूर्ण विषय भारतीय राजनीति एवं संस्कृति के ऊपर कुछ बताना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत में दूसरे देशों की तुलना में अधिक संख्या में युवा वर्ग शामिल है। युवा वर्ग वह वर्ग होता है जिसमें 14 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया जाता है। भारत में दूसरे देशों की तुलना में अधिक संख्या में युवा वर्ग पाया जाता है। युवा वर्ग शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होता है और अपने देश और परिवार के विकास के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। भारत का लगभग 75% युवा पढ़ना लिखना सीख गया है, परंतु पढ़ने लिखने सीखने के बावजूद भी वह अपने देश की संस्कृति और अपने परिवार के जिम्मेदारियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भूलता जा रहा है। जब तक संस्कृति है, जब तक आस है, जब तक संस्कृति है, जब तक आस है। बिना संस्कृति के मानवता का विनाश है, बिना संस्कृति के मानवता का विनाश है। भारतवासियों, हम सब भारतवासियों के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में परिवार मूल्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। परिवार समाज की मूल इकाई है और परिवार के और हमारे भारतवासियों का परिवार के प्रति विशेष महत्व होता है। परिवार एक शक्ति का स्रोत है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में अभी भी कुछ क्षेत्रों में
कुछ क्षेत्रों में भारतीय परिवार व्यवस्था प्रचलित है। भारत का युवा वर्ग ऊंचाइयों को तो छूना चाहता है, परंतु वह इन ऊंचाइयों को छूने के लिए इनकी जड़ों को स्वयं ही काट रहा है। भारत का युवा वर्ग नई युवा क्रांति नीति के लिए तैयार है, परंतु कुछ युवा इसको रोक रहे हैं। भारत का युवा भारत में अपना योगदान देने की बजाय विदेशों में जाकर बस रहा है, जिसके कारण भारतीय राजनीति में वट लोगों का बोलबाला है, जिसके कारण देश में सच्चे राजनीति लोगों की जगह धन के लालची लोगों ने ले ली है। राजनीति में देश प्रेम की भावना की जगह परिवारवाद, राष्ट्रवाद और संप्रदाय ने ले ली है और जिसके कारण भारत का युवा वर्ग राजनीति से दूर रहना चाहता है। आजकल के माता पिता स्वयं यह नहीं चाहते हैं कि उनका पुत्र या पुत्री राजनीति में अपना योगदान देने की बजाय सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे, जिसके कारण भारतीय युवाओं का राजनीतिक से दूर रहने का मन करता है। आज भारत का हर नागरिक अपने अच्छे बुरे के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझता है। भारत का हर नागरिक बहुत ही समझदार है और वह इस मामले में एक है और हमें समय समय पर अपने युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें प्रेरित करना होगा। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, सियासी रंगों से रंगता है तू भारत की रौनक और शान है। विकास की ओर बढ़ते हुए विश्व में तू हमारी पहचान है। धन्यवाद। बहुत ही शिशायत एक ऐसी रीत है, जनता आस्था का प्रतीक है। शिशायत एक ऐसी रीत है, जनता आस्था का प्रतीक है। ये देश की सर्वोत्तम उपलब्धि है, जहां लोकतंत्र के लिए हर दिल में प्रीत है। सर्वप्रथम आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और इस समारोह के प्रति कार्यकर्ताओं और माँ भारती की सदस्य नारी शक्ति और असीम ऊर्जा से भरपूर युवा पीढ़ी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कहीं न कहीं हमें इस जन समर्थन से एक जीत हासिल हुई है, जिसके लिए समस्त जनता बधाई के पात्र है, जिसमें राजनीति गुण और निष्ठा भी शामिल है। आज वर्तमान में नारी शक्ति ने अपने आत्म सम्मान की भावना जागी है। वर्तमान में नारी शक्ति के सम्मान और बहन बेटियों की रक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। हमारी पार्टी के हाई कमान के संकल्प की बदौलत नारी शक्ति का भविष्य उज्जवल होगा। ये मीरा की अमर भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। असंभव क्या है इस दुनिया में जो नारी शक्ति कर नहीं सकती। नारी में सर उठाने की हिम्मत आई है। मैंने भी इस शासन व्यवस्था में नारी के प्रति सम्मान महसूस किया है। नारी को दुनिया में तब से सम्मान दिया गया है, नारियों ने भी अपनी ताकत को पहचान लिया है। अबला से बन गई है सबला देखो। सच में नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया है। क्षत्रिय को एक सच्चे विश्वास की जरूरत है। इस लोकतंत्र के प्रांगण में आई महिला शक्ति को मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने प्रत्याशी का भावनाओं से साथ दे, फिर हम मिलकर एक एक परिवार के प्रति अपने दायित्वों को निभाएंगे। आज समय की मांग है कि नारी को अपने अधिकारों को हाथ में लेना ही पड़ेगा। जब भी नारी सशक्तिकरण हुआ है तो महिलाओं की अमोघ शक्ति व्यक्त हुई है। आज देश के शासन को इनकी जरूरत है। मुझे विश्वास है कि चुनाव में विजय के लिए आपका एक एक वोट गिना जाएगा। मैं इस बात का भी आह्वान करता हूं कि इस विजय दिवस पर हमारे क्षेत्र में महिला की शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय निर्माण और जन जन का विकास होगा। इन दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। व्यवस्था बिगाड़ने वाले को प्रहार करता है, जनता के हितों पर हमेशा विचार करता है। जनता उसी के सिर पर सत्ता का ताज रखती है जो उनकी योग्यता को स्वीकार करता है। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण और गांव के सभी माननीय सदस्यगण और मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुनैना कक्षा 12वीं की छात्रा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करसोड़ा की हूँ और मैं यहाँ पर आप लोगों को राजनीति के बारे में मेरे विचार साझा करना चाहती हूँ। जब भी हम राजनीति का नाम सुनते हैं तो हम राजनेताओं, राजनीतिक दल या सरकार के बारे में ही सोचते हैं। हमारे देश को चलाने के लिए एक निश्चित संगठन
और जो विशिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य कर सके, उसकी आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा चलाई गई नीति हमारे देश के सभी निवासियों को प्रभावित करती है, सभी पर गहरा प्रभाव पड़ता है उसका। लोकतांत्रिक निरंकुश राजशाही और धार्मिक विभिन्न प्रकारों का इस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और हमारी राजनीति जनहित के मामलों में निर्णय लेने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आदेश जारी करने और विकास के लिए दिशा निर्देश जारी करने और देश के निवासियों को स्वास्थ्य के बारे में और विकास के बारे में बताने और अन्य संबंधित नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। और राजनीति के सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। राजनीति के एक दिलचस्प पहलू के साथ साथ एक कूटनीति का उदाहरण भी है। कहा जाता है कि राजनीति लोगों की सेवा के लिए जानी जाती है, लोगों की सेवा के लिए जानी जाती है। एक राजनेता के लिए उसमें कुछ कौशल होने चाहिए, नेतृत्व कौशल, संचार कौशल और राजनीतिक कौशल। एक राजनेता के लिए ये सभी कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक राजनीति जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। हम हर दिन राजनेताओं सरकार के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें सुनते हैं, विभिन्न प्रकार की खबरें पढ़ते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार संगठित तरीकों से और विशिष्ट दिशा निर्देशों के साथ कार्य करे। और हमारा ये मानना है कि सभी का मूल उद्देश्य देश का विकास होना चाहिए। हमारे देश के बारे में कहा गया है कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते धर्म क्षेत्रे। कहा गया है कि जम्बू नाम का एक द्वीप है, उसमें भारत नाम का एक खंड है और उसमें आर्यवर्त लोग रहते हैं और इसे धर्म का क्षेत्र माना गया है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी राजनीति सभी के लिए विकास के लिए कार्य करे और सभी इसका समर्थन करें। धन्यवाद। बहुत ही शानदार। मेरी मातर शक्ति और मेरे महानुभाव ददीजगण और मेरे युवा साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जगदीश है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डाहुला का +2 कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपको भारतीय संस्कार के बारे में बताना चाहता हूँ। जो हमारे संस्कार प्राचीन से चले आ रहे हैं, हमारे संस्कारों में बड़े बुजुर्गों का आदर और सम्मान है। संस्कार का मतलब है कि जो हमारे अंदर के गुण हैं, अच्छे गुण, उनको प्रभावित करना। हमारे भारतीय संस्कार हर व्यक्ति की हमारे व्यक्तित्व को उभारते हैं और हमारे संस्कार हमारे चरित्र को उभारते हैं। यदि हमारे संस्कारहीन व्यक्ति हमारे राष्ट्र में होंगे तो वह हमारे राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करेंगे और हमारे बाधा जो हमारे देश के बाधा बनेंगे उनको वह देश के विनाश के रूप में कार्य करेंगे और जो विनाश के रूप में कार्य करेंगे हमारा देश कभी भी विकसित नहीं होगा। और यदि हमें विकसित करना है तो हमारे पहले पुराने प्राचीन संस्कारों को अपनाना होगा और भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से स्थापित करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यदि किसी राष्ट्र को गुलाम बनाना है तो उसकी संस्कृति और शिक्षा को जड़ से खत्म कर दो। परंतु हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ये काम करने की कोशिश की, जो ये हमारे देश को गुलाम बनाना चाहते थे। जो 200 साल हमारा देश गुलाम रहा वो इसी कारण था। परंतु आज हम हमारे देश में लोकतंत्र है और देश को अपने हिसाब से चलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय पहुंच चुके हैं। सबसे पहले यहाँ उपस्थित आदर व सम्मान के योग्य समस्त अतिथिगण व श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मैं शुभम दुर्गा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आज आप सबके सामने इस ज्वलनशील मुद्दे के ऊपर अपने विचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर बात करें राजनीति की तो आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि एक खेल है, एक ऐसा गंदा खेल जिसमें घुसना तो आसान है पर इससे निकलना बहुत मुश्किल। इसमें पार्टियां भाग लेती हैं और जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं।
पर अगर इसको मैं अपनी भाषा में परिभाषित करूं तो ये एक सिक्के के समान है। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, राजनीति के भी दो पहलू हैं, एक उसकी अच्छाइयाँ और एक उसकी बुराइयाँ। इसमें संस्कारों का भी विशेष महत्व है, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्योंकि जिसके संस्कार अच्छे होंगे उसके विचार अच्छे होंगे, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके विचार अच्छे हैं और वो राजनीति कर रहा है तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। जैसा आप सब जानते हैं, हमारी राजनीति हमारे संविधान के अनुसार कार्य करती है और देश में लोकतंत्र बनाए रखती है। पर ये सब बस कहने की बात है, क्योंकि हमारी राजनीति पैसे के ऊपर कार्य करती है और पैसे के लिए ही सब कुछ करती है। क्योंकि जब तक हमारे देश के नागरिकों को उनके अधिकारों का पता नहीं होगा तब तक हमारा संविधान बस एक लिखी हुई किताब है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप सभी जानते हैं जो नेता हैं वो इलेक्शन के टाइम पे लोगों से मिलते हैं, उनके प्रॉब्लम सुनते हैं और इलेक्शन के बाद दिखाई भी नहीं देते, जो हमारे संस्कारों के बिल्कुल विपरीत है। हमारे संस्कारों में आप सबने सुना होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात हमें अपने वचन को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे हमारे प्राण चले जाएं। पर ये हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारे नेता हैं, ये भी इसके विपरीत कार्य करते हैं। वे झूठे वादे करते हैं और वोट पाने के लिए किसी हद तक चले जाते हैं। अगली बात करें तो आपने सबको पता है कि हमारे संस्कारों में अतिथि देवो भव कहा जाता है। हमारे अतिथियों को देवता का स्थान दिया जाता है, नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है, प्रकृति की पूजा की जाती है। एक दृष्टि में कहूँ तो सबको समानता के भाव से देखा जाता है, सबको समान मानते हैं और हमारे संविधान में भी सबको समान ही कहा गया है। पर अगर ये सही है तो एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि कश्मीर में जो हिंदू पंडितों के साथ होता है अब तक, क्या वो समानता की दृष्टि से सही है? क्यों हमारे जो नेता हैं, हमारी जो राजनीति है, उन्होंने उनके बचाव के लिए कुछ नहीं किया? खैर, अगली बात करते हैं। जो आप सब जानते हैं कि राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश हित है, देश की भलाई है, देश के लोगों की भलाई है। पर जो हमारे नेता हैं वो इसको छोड़कर करप्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि इसमें कुछ सुधार आया है। आप सभी जानते हैं कि 2019 में धारा 370 टूटी थी। मैंने उस समय कई लोगों को कहते सुना कि इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें क्या मिला इससे। तो आज इन लोगों को मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि निजी स्वार्थ से बड़ा कोई स्वार्थ नहीं और देश हित से बड़ा कोई हित नहीं, क्योंकि ये देश जिस दिन गुलाम हो जाएगा, हमारे स्वार्थ तो क्या, हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। आप सभी जानते हैं कि संस्कार एक ऐसा अस्त्र है जो चाहे तो हमारी कीर्ति को पूरे संसार में फैला सकता है और चाहे तो पूरे कुल का विनाश कर सकता है। उदाहरण के तौर पर जब भगवान श्री राम ने राजनीति की तो उनका राज्य उनके अच्छे संस्कारों की वजह से पूरे संसार में फैल गया था और आज बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। दूसरी ओर लंकापति रावण जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, पर उनकी माँ एक असुर कुल की थी, जिनसे उन्हें असुरों के संस्कार मिले और जो अंत में उनके पूरे कुल के विनाश का कारण बने। अब मैं अपनी वाणी को विराम एक छोटी शायरी के साथ देना चाहूँगा कि बदल गई संस्कृति, बदल गए संस्कार, जिससे हुआ रिश्तों पे अत्याचार। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी बनी गली की डॉन, माते श्री, माँ से मम्मी, मम्मी से बनी मोम, मित्र सखा से दोस्त, दोस्त से फ्रेंड, पिता बेचारा जीते जी बना दिया डैड। जाने कहाँ से आया रिश्तों में इतना गैप, यार दोस्तों से मिलना छूटा जब से आया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप से नहीं चला काम तो आया स्नैप, स्नैप की वाट लगाने फिर आया इंस्टा ऐप। पहले पत्र भेजने को था बस एक कबूतर, कबूतर बेचारा उड़ गया जब से आया ट्विटर। इन बदलते संस्कारों की अनोखी है कहानी, जाने कौन क्या मोड़ आए क्योंकि चलती रहे जिंदगानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, कि जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, ये चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान की साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, अन्य अतिथिगण व मेरे प्यारे बहनों और भाइयों,
आज मैं आपको देश के बारे में बताना चाहती हूँ। आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई गलती हो गई तो मुझे अपनी छोटी बड़ी बहन बेटी समझ के माफ भी करेंगे। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र देश में जन्म लिया। यूं तो आजादी की 1857 में ही चल चुकी थी, जो वंशाल बनकर 1947 में देश को आजाद कर लाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारतों के उदाहरणों से यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और खून में खराने वाला वंदे मातरम का 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तहलका मचा देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। इसके बाद 61, 65 और 72 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात कुछ ऐसे हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक बूढ़ी मां सरहद पर अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्थर लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि ये उस वक्त की देशभक्ति की कसौटी थी। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मरने को, मिटने को, फांसी चढ़ने को कहता था। परंतु आज देश बलिदान नहीं मांगता, मरने को, फांसी चढ़ने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और वफादारी से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। क्योंकि कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं। बदकिस्मती यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। केवल अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए सच्चे और अच्छे इंसान की जरूरत है। अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज के लिए सब कुछ समर्पण का भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये सोच सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे प्यासे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे प्यासे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, मरने के बाद अंग दान देकर सबसे बड़ा दान दीजिए, क्योंकि यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा, और ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। I became an Indian, I became a student, I became a simple daughter of this mother and I am proud of that I am an Indian। अंत में मैं कहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, ये सारा संसार जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल सिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। Good morning to one and all present here, our chief guests and all the parents which are coming here. I am Manvi from 6th standard from IJ Kinana. Today I am in front of you all to deliver my speech on the topic of Indian politics. India is a republic country with primarily of government. India is at the first stage at the population and at the 7th stage at the area. I will tell you what is the Indian political. India is the republic country. This was headed by the council, which was headed by president with prime minister, who advised that who is the
considered to be the head of the country. Now I will tell you what is the politics. Politics is the way to make decisions. Politics is the way to make people together. People live in groups such as tribes, cities and countries. In large groups such as countries, people spend their lot of time in making their decisions. India faces many problems to grow up, so we also try to help India in grow up. Now, I will tell you what are the Indian political issues. India is trying to grow up, but the foreigners were trying to grow their countries. We will try our country the Indian public was try to grow our India. The public corporation was also trying that. The Council of India was also trying. Thank you. Have a nice day. बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी खामोश रहेंगे तो बोलेगा कौन? इस जालिम हुकूमत के खिलाफ बोलेगा कौन? यहाँ मजलूमों को सताया जाता है, सता के लालच में बेकसूरों का घर जलाया जाता है। नमस्कार, मैं दीक्षा राठी न्यूटी पब्लिक स्कूल हथवाला की छात्रा। मैं आज आप सभी के समक्ष एक भाषण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कृपया मुझे ध्यान से सुने। संस्कार, संस्कृति और शान मिले, ऐसे हिंदू, मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले। रहे हम ऐसे मिलजुल कर कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। भारत संस्कृतियों से समृद्ध देश है या जहां अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं। हम भारतीय संस्कृति का सम्मान और आदर करते हैं। कला, धर्म, खाने की आदत, त्योहार, मेले, संगीत और नृत्य आदि सभी संस्कृति का ही हिस्सा होते हैं। राजनीति में साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ अपनाया जाता है। जरूरत पड़े तो दुश्मन को भी दोस्त बनाया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जीवन के अनेक पहलुओं से मनुष्य का संबंध होता है। मनुष्य से जुड़ी इन्हीं गतिविधियों को हम राजनीति कहते हैं। राजनीति या पॉलिटिक्स ग्रीक भाषा के पोली शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मनुष्य से जुड़ी नगरीय गतिविधियां। आपको आसान भाषा में बताऊं तो राजनीति एक खेल का ही स्वरूप होती है, जिसमें अनेक टीम होती है और प्रत्येक टीम में अनेक खिलाड़ी मौजूद होते हैं। उसी प्रकार कई राजनीतिक दल चुनाव में लड़ते हैं और जीतने वाली पार्टी ही सत्ताधारी पार्टी होती है। भारत की राजनीतिक प्रणाली संविधान के तहत कार्य करती है। कुछ राजनेता और सरकारी कर्मचारियों ने देश की राजनीति और देश के हाल को बिगाड़ रखा है। लालच, गरीबी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा आदि ने देश की राजनीति को दागदार बना दिया है। यह राजनीति चुनाव प्रक्रिया ग्राम से लेकर देश के चुनाव तक होती है और सभी चुनावों का नियंत्रण चुनाव आयोग के द्वारा होता है। भारत में पहला आम चुनाव आजादी के बाद सन 1951 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले आम चुनाव में जीत हासिल की थी। देश में आम चुनाव के द्वारा लोग अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुनने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। देश का हर व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पार कर ली है, वह स्वतंत्र रूप से अपने मत का प्रयोग या अपनी इच्छा से उसे अपना प्रतिनिधि चुनने का हक होता है। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद देश का आम चुनाव होता है, जिसमें आप अपने प्रतिनिधि को स्वतंत्रता से चुन सकते हैं। झूठे वादे करती हो, कहीं राजनीति से पुरानी पहचान तो नहीं है। बता देना मुझे कहीं मेरा दिल तुम्हारे चुनाव का निशान तो नहीं है। मुझे बहुमत नहीं चाहिए, फिर क्यों मेरे इश्क का प्रचार कर रही हो? मेरे रकीब से मिलकर तुम क्यों मुझे बदनाम कर रही हो? धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय अतिथिगण व सभी ग्रामवासियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीतू है। मैं ईडन गार्डन पब्लिक स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपको राजनीति के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। कृपया आप उसे ध्यान से सुनिए। पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि राजनीति क्या होती है।
शायद आप कहेंगे राज करने की नीति। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि राजनीति राज करने की नीति होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में भी राजनीतिक प्रणाली है। यह एक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है जिसमें शक्तियां 3 सत्रों में बंटती हैं: केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। हम सब जानते हैं कि भारत की राजनीतिक प्रणाली बहुत अच्छी है और हम सभी जानते हैं कि हर वस्तु के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक इसके सकारात्मक पहलू होते हैं कि यह जनता का शासन होता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। सारी सत्ता जनता के हाथ में होती है। जनता जिसे चाहे अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। जनता को जो प्रतिनिधि पसंद आता है वह उसे बहुमत से जिता देती है और अपना प्रतिनिधि चुन लेती है। फिर वह प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जनता का विकास करता है। यदि वह प्रतिनिधि गलत होता है तो वह जनता का शोषण भी करने लग जाता है। और इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। हमारे देश में हम सब जानते हैं कि कई नेता अनपढ़ हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, और हम सब जानते हैं जो लोग शिक्षित नहीं है वो हमारा प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं, जो हमारी राजनीतिक प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या है। हमारी राजनीतिक प्रणाली में और भी कई समस्याएं हैं, जैसे मुफ्तखोरी, और इसमें कई राजनीति नेता नोट देकर वोट खरीद लेते हैं, जो बहुत गलत बात है। इसके कारण कई लोग अपने गलत प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं, जो जनता का शोषण करते हैं। इस तरह एक और समस्या है जो बहुमत को प्रतिनिधित्व देने की। हमारी राजनीतिक प्रणाली में बहुमत को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, यदि किसी गलत बात को 100 मूर्ख सही बताते हैं या 50 बुद्धिमान उस बात को गलत बताते हैं, तो हमारी राजनीतिक प्रणाली उन 50 बुद्धिमान को छोड़कर 100 मूर्खों की ही बात सुनेगी, क्योंकि हमारी राजनीतिक प्रणाली ऐसी है कि वो बहुमत को ज्यादा महत्व देती है, न कि योग्यता को। इसी प्रकार मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी और अब धन्यवाद। बहुत ही शानदार भाषण दिया गया हमारी इस बहन द्वारा। अब इसी 10th क्लास की छात्र कृष्ण, इनके पिता का नाम है। आदरणीय निर्णायक मंडल, यहाँ उपस्थित गांव की सभी माताएं बहनें व मेरे भाई बहनों को हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं संध्या, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करसोला की छात्रा, आप सभी को भारतीय संस्कृति और राजनीति पर कुछ बताना चाहती हूँ। भारतीय संस्कृति। भारत अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध देश है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृति है जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। ये विभिन्न संस्कृति और परंपरा की भूमि है। विविधता में एकता का कथन यहाँ आम है, अर्थात भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग अपनी संस्कृति और परंपरा के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहते हैं। हमारे राष्ट्र की ये महान संस्कृति है कि हम अपने घर आए मेहमानों की बहुत खुशी के साथ सेवा करते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में अतिथि को देव माना जाता है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी परम उदारता और सहिष्णुता है। भारतीय संस्कृति में संस्कारों को बहुत महत्व दिया गया है। भारतीय संस्कृति में बड़ों के लिए श्रद्धा और आदर भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भारत में युवा अपने से बड़ों के प्रति महान सम्मान दिखाते हैं। वे प्रतिदिन प्रातः काल को और विशेष रूप से उत्सव के अवसर पर या कुछ महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से पहले अपने से बड़ों के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते हैं। हम अपनी भारतीय संस्कृति का बहुत सम्मान और आदर करते हैं। भारत की सामाजिक व्यवस्था बहुत महान है, जहां लोग आज भी संयुक्त परिवार के रूप में अपने दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन आदि के साथ रहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका अर्थ है भारत में मौजूद हर एक धर्म का सम्मान करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी श्रेणी में अंजलि करसोड़ा गांव से, और बहुत बहुत तालियां बजा दीजिए एक बार, जो ताऊ जी लड़की को 100 रुपए से मान सम्मान दे रहे हैं। सबसे पहले मैं हमारे आदर्श
इस पावन मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ग्रामीण आंचल से पधारे समस्त युवाओं का, माताओं का, बहनों का अभिनंदन करते हुए गांव के बुजुर्गों का चरण वंदन करती हूँ। 26 जनवरी 1949 के दिन, जिस दिन भारत का संविधान अंगीकार हुआ, जी हाँ, जिस दिन भारत का संविधान अंगीकार हुआ, उस दिन प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मनुष्य को राजनीतिक न्याय मिला, राजनीतिक अधिकार मिला। यह सर्वदा स्वीकार किया गया कि लोकतंत्रीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता का संप्रभुता होता है। जनता अपने किसी भी व्यक्ति को संप्रभु बनाती है और उसे सत्ता का ताज पहनाती है। और अब्राहम लिंकन ने भी कहा कि प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का शासन है। यह सत्ता नैतिकता है, शिक्षित है, शिक्षा समाज है। सत्ता सच्चाई और ईमान का ताज है। सत्ता जनता की अंतरात्मा को सुन लिया जिसने, सर्वोच्च राष्ट्र पर उसी का अधिकार है। जी हाँ, सर्वोच्च राष्ट्र पर उसी का अधिकार है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि राजनीति क्या है। प्रिय दोस्तों, मैं आपको राजनीति के माध्यम से एक ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता बात बताऊंगी जो आपके बहुत काम आएगी। राजनीति सीखना चाहते हो तो दिलों पर राज करना सीखो। राजनीति सीखना चाहते हो तो दिलों पर राज करना सीखो। हो चुकी जो जर्जर आवाज, उसमें सांस भरना सीखो। हो चुकी जो जर्जर आवाज, उसमें सांस भरना सीखो। आज हमारे देश को अच्छे शासन की जरूरत है, क्योंकि लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन एक आम आदमी जो गरीबी के नीचे दबा हुआ है, जिसके पास एक समय के भोजन का निवाला न हो, जिसके पास कोई रोजगार न हो और हर छोटी से छोटी बात के लिए उससे पैसे मांगे जाते हो, वो भला देश के विकास के बारे में कैसे सोच सकता है। मैं भी सोचती हूँ, मेरे भी विचार है कि हर कोई व्यक्ति देश के बारे में सोचे, उसके देश के लिए अपना कोई योगदान दे। लेकिन महान स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे कि तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बाग के बाग को उजाड़ बना देती है, पेट की भूख को ईमानदारी सिखाने वालों, भूख पेट को गद्दार बना देती है, भूख पेट को गद्दार बना देती है। आज देश में सबसे बड़ी समस्या भूखमरी की है। जहाँ लोग कहते हैं कि भूखमरी कहाँ है, वही मैं कहती हूँ, उस गरीब के घर जाके देखो, उस गरीब की झोपड़ी में देखो, जहाँ आपको भूखमरी दिखाई देगी। जहाँ हर उस हिंदुस्तानी के घर जाके देखो जिसमें हिंदुस्तान बसता है। अंत में मैं अपनी एक पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जिस गांव में वर्षा न हो, जिस गांव में वर्षा न हो, वहाँ की फसलें तबाह हो जाती हैं। जिस घर या गांव या देश में संस्कार या धर्म न हो, वहाँ की नस्लें तबाह हो जाती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हौसलों के तरकस में कोशिश के वो तीर जिंदा रखो, कि हौसलों के तरकस में कोशिश के वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रिया राठी, न्यू टीवी स्कूल अथवाड़ा से आप सभी के समक्ष हमारे देश की संस्कृति, संस्कार व राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में अपने बयान साझा करना चाहूंगी। कि जब तक संस्कृति है तब तक आस है, बिना संस्कृति मानवता का विनाश है। भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है। जीने की कला हो, विज्ञान हो या राजनीति का क्षेत्र, भारतीय संस्कृति का सदैव विशेष स्थान रहा है। संस्कृति किसी भी देश, जाति व समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति से ही देश, जाति व समुदाय के समस्त संस्कारों का बोध होता है। संस्कृति में कला, सुधार, शुद्धि, सजावट आदि मानव जीवन की उपलब्धियां शामिल हैं। अतः यही कहा जा सकता है कि सभ्यता वह है जो हम बनाते हैं और संस्कृति वह है जो हम हैं। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ बिहार जाते हैं अहंकार से, जीता हुआ बिहार जाते हैं अहंकार से। हमारे देश की महान संस्कृति की देन संस्कार भी हैं, जिनका प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्व है। इस तरह संस्कार जीवन में आभूषण माने गए हैं। अतः संस्कार का अर्थ है संवारना। परंतु आज इस वर्तमान युग में हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह राजनीति है। कि कुछ लोग जमाने में दानिश्ता शरारत करते हैं, कुछ लोग जमाने में दानिश्ता शरारत करते हैं, आवाम की बातें करते सबके हित गिनवाते हैं, आवाम की बातें करते सबके हित गिनवाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे देश में
भ्रष्ट नेता बहुत अधिक है, जो सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये नेता सत्ता में आने से पहले जनता से तरह तरह के वायदे करते हैं, परंतु सत्ता में आने के बाद वे अपने द्वारा किए गए वायदों को भूल जाते हैं। आज मैं जनता को जागरूक करते हुए कहना चाहूंगी कि वे अपना वोट उन्हें दे जो अपने द्वारा किए गए वायदों को पहला पूरा करें। कि सरकार का निर्माण हमसे हो, ना कि सरकार का निर्माण पैसों के दम पे। आज सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक सब वोट खरीदने में लगे हैं। कोई शराब पिलाकर, कोई पैसे देकर, कोई झूठे वायदे करके जनता को अपनी बातों में उलझाकर उनका वोट खरीद लेते हैं, जिस कारण एक भ्रष्ट व्यक्ति देश के शासन को चलाता है, जो हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही घातक है, जिससे हमारे देश का विकास नहीं हो पाता। आज जनता को यह प्रण लेना है कि हम किसी भी स्थिति में हो अपना ईमान नहीं बेचेंगे। हमें एक ऐसी सरकार बनानी है जो आम जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर उनका समाधान करे, जिससे ही हमारे देश की उन्नति होगी, तभी हमारा भारत देश महान बनेगा। अंत में मैं आप सभी के समक्ष दो पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि राजनीति चाहते हो तो दिलों पर राज करना सीखो, कि राजनीति चाहते हो तो दिलों पर राज करना सीखो। हो चुकी जर्जर आवाज उसमें साज भरना सीखो, हो चुकी जर्जर आवाज उसमें साज भरना सीखो। अगर चाहते हो बुलंदियों को छूना, अगर चाहते हो ऊंचाइयों को छूना, तो अपने गुरु और आदर्शों को याद करना सीखो, तो अपने गुरु और आदर्शों को याद करना सीखो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी मैं रहती हूँ उस आर्यवर्त में, मैं रहती हूँ उस आर्यवर्त में, जहाँ होता है मान संस्कारों का। जिस धरा पर खिलता है जीवन, जिस धरा पर खिलता है जीवन, जहाँ होता है सम्मान संस्कारों का। यहाँ पर उपस्थित मान और सम्मान के योग्य गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रीति कक्षा 12वीं की छात्रा आपके सामने राजनीतिक और संस्कारों पर प्रकाश डालने आई हूँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य से संबंधित अनेक पहलू होते हैं और हर एक पहलू राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा होता है। मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, अगर आप समझ पाए तो राजनीतिक एक संस्कारों का खेल है, राजनीतिक एक संस्कारों का खेल है। राजनीतिक और संस्कार दोनों साथ साथ चलते हैं। राजनीतिक में अनेक टीमें होती हैं, राजनीतिक में अनेक टीमें होती हैं, लेकिन टीमों में अनेक नेताएं होते हैं, लेकिन लंबे समय तक जीत केवल एक संस्कारी नेता की होती है। और संस्कारी नेता अपने अच्छे संस्कारों से अपने देश का उजागर करता है, देश का विकास करता है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं हम संस्कारों से, लेकिन जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से, जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। राजनीतिक और संस्कार दोनों ही बहुत जरूरी है। हमारा भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पर अनेक वीर और अनेक युवा बसते हैं। युवा वर्ग वह वर्ग होता है जिसमें 14 से लेकर 40 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया जाता है। 14 से लेकर 40 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया जाता है, जिसमें अनेक जोश और तनाव होता है और वह अपने जोश से अपने देश का विकास करते हैं, अपने देश का विकास करते हैं। जिस गांव में बारिश न हो, जिस गांव में बारिश न हो, वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं। जिस गांव में या देश में, जिस गांव या देश में राजनीतिक और संस्कार न हो, वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं, वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। राजनीतिक अपने संस्कारों और अनुभव का मिश्रण होता है और एक संस्कारी नेता, एक अच्छा संस्कारी नेता अपने अच्छे संस्कारों से अपने भारत का विकास करता है, अपने भारत का विकास करता है। समझना मुश्किल नहीं, मैं एक आसान नीति हूँ, एक आसान नीति हूँ। चंद लोगों की वजह से जहर पीती हूँ, चंद लोगों की वजह से जहर पीती हूँ। हाँ मैं राजनीति हूँ, हाँ मैं राजनीति हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक आसमान कम पड़ता है, एक आसमान कम पड़ता है और मंगवा दो, है बेसबर उड़ान मेरी पंख नीले रंगवा दो, है बेसबर उड़ान मेरी पंख नीले तुम रंगवा दो। 155 करोड़ सत्य हो रहे, अब तुम उनका सत्कार करो। निकल पड़ा है मेरा भारत, तुम जय जयकार करो, तुम जय जयकार करो। सुप्रभात, मेरा नाम दीप्ति सिंह रोहा, न्यू डिवी स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा। मैं आप सबके समक्ष आज के विषय पर भाषण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मैं आप सबको आज के विषय पर
नीति को अपनाया गया। हम अपने नेता स्वयं चुनते हैं, हम अपने नेता स्वयं चुनते हैं। राजनीति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, राज तथा नीति, मतलब राजा की नीति। माना जाता है राजनीति एक खेल है, माना जाता है राजनीति एक खेल है। आज के समय में एक सोच बन गई है कि जो भी व्यक्ति राजनीति में आएगा वह गलत होगा, जो भी व्यक्ति राजनीति में आएगा वह गलत होगा। परंतु हर बार ऐसा नहीं होता, परंतु हर बार ऐसा नहीं होता। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति राजनीति में आकर भी अपने संस्कार नहीं भूलता, पूरी निष्ठा लगन से अपना कार्य करता रहता है, वह सच्चा देशभक्त, वह राजनेता कहलाता है। अब आप सब सोचेंगे कि राजनीति में संस्कार कैसे, अब आप सब सोचेंगे कि राजनीति में संस्कार कैसे। हाँ वही संस्कार, हाँ वही संस्कार जो एक अच्छे इंसान के लिए जरूरी होते हैं। सोच भले ही नहीं रखो, सोच भले ही नहीं रखो, पर संस्कार पुराने ही अच्छे हैं, पर संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। हमारे देश में बहुत से अच्छे नेता हुए जिन्होंने इन्हीं संस्कारों के बलबूते पर ऊंचाइयां छुई हैं। उनमें से मैं एक का आप सबके सामने बयान करना चाहती हूँ कि पैदा हुआ उसी दिन, कि पैदा हुआ उसी दिन जिस दिन बापू ने था जन्म लिया, भारत माँ के विषय में जिसने तोड़ दिया दुनिया का भ्रम। और जिनके शब्द कुछ इस प्रकार हैं कि मेरा निवेदन आप ये ना भूले कि पहले वे एक भारतीय थे, कि पहले वे एक भारतीय थे। हमारे सबके मतभेद एक राष्ट्र और एक देश की पृष्ठभूमि में हल होने चाहिए। यह तो हुई राजनीति में आने वाले के संस्कारों की बातें, और ये आज के युवाओं को शिक्षा देती है कि जो भी व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है उन्हें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन किन संस्कारों की आवश्यकता होती है। और मैं अब एक कविता के माध्यम से आप सभी को आज के राजनीतिक हालों, पार्टियों के भ्रष्टाचारों व इलेक्शन के समय होने वाले घोटालों को बयां करना चाहती हूँ। गौर से सुनो दोस्तों, बोल कड़वे बोलूंगी, गौर से सुनो दोस्तों, बोल कड़वे बोलूंगी। जरा रुको इन नेताओं के काले चिट्ठे में खोलूंगी, जरा रुको इन नेताओं के काले चिट्ठे में खोलूंगी। मैं आम इंसान हूँ किसी पार्टी से नहीं, मैं आम इंसान हूँ किसी पार्टी से नहीं, जो इनकी ही हो जाऊंगी। राहुल मोदी अखिलेश चाहे जो भी इनका नाम है, देश की सेवा करना एकमात्र इनका काम। घूमते काफिले में न जाने कितनी इन पर कारें हैं, घूमते काफिले में न जाने कितने इन पर कारें हैं। माना देश तरक्की कर रहा पर ये कहाँ का रोजगार, माना देश तरक्की कर रहा पर ये कहाँ का रोजगार। एक युवा पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में फिरता है, खुद खाने तक को पैसे नहीं, माँ घर पर माँ बीमार है, घर पर माँ बीमार है। ये कैसी राजनीति ऐसा है, ये कैसी राजनीति ऐसा है जहाँ बढ़ती शराब है। जरा गौर से देखो नेताजी, सड़कें कितनी खराब है, सड़कें कितनी खराब है। आप योजना तो बनाते हैं, आप योजना तो बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी की पहचान उसके पद या धन से नहीं होती बल्कि संस्कारों से होती है। आदमी की पहचान उसके पद से नहीं या धन से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। संस्कारों के गुणों पर तो भगवान की रुतबा भी होती है। आदरणीय प्रस्तुत सभी प्रोत्साहकर्ता को मैं सादर नमस्कार करती हूँ और उन जज साहबों को जो सुबह से हमारे काम में संलग्न है। नमस्कार, मेरा नाम अलका है, मैं जय भारत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को राजनीति में संस्कार के महत्व के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। राजनीति से नाम तो सभी परिचित हैं, लेकिन राजनीति में संस्कार एक रोचक विषय है। वास्तव में राजनीति एक खेल है जिसे चतुर लोग तो बड़ी चतुराई से खेलते हैं, जिसे चालाक और चतुर लोग तो बड़ी चालाकी से खेलते हैं, लेकिन मूर्ख लोग दिन भर उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन आज मैं उन राजनेताओं से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो एक सफल राजनेता के लिए आवश्यक है। मैं पूछती हूँ उन राजनेताओं से कि राजनीति के लिए धर्म और संस्कार पे ही चोट क्यों? क्या राजनीति उन सबसे बढ़कर है
क्या राजनीति उन संस्कारों से बढ़कर है जो हमारे माता पिता हमें देते हैं? क्या राजनीति को संस्कारों के साथ नहीं खेला जा सकता? आज प्रशासन इतना खराब हो चुका है कि आज के राजनेता अपने विपक्ष के नेता के साथ जान से मारने से भी नहीं झिझकते। वे सोचते हैं कि उनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं। वे अधिकारियों को कुचलते हैं, वे अपनी ही मनमानी करते हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगी कि वो सत्ता में रहे लेकिन संस्कारों को बयान करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित अतिथिगण तथा अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्हें मुझे इस मंच पर पधारने का अवसर प्रदान किया। मेरा नाम वर्षा है। मैं जय भारत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको राजनीति के विषय में बताना चाहती हूँ। राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और नीति। लोकहित के लिए बनाई गई नीतियों को लागू कर शासन द्वारा उन्हें किया जाता है। राजनीति एक खेल है जिन्हें नेता बड़ी चतुराई से खेलते हैं, लेकिन मूर्ख लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। पहले हमारे देश में महान व्यक्ति थे जैसे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने हमारे देश को आजादी कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने महत्वपूर्ण नारे दिए थे, जैसे उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इससे प्रेरित होकर हमारी भारतीय जनता ने आजादी धारण की थी। तथा आज मैं आपसे यह बताना चाहती हूँ कि राजनीति का अर्थ केवल शासन करना नहीं है, बल्कि जनता का ध्यान भी रखना होता है, उसकी सुख सुविधा का भी ध्यान रखना होता है। आज राजनेता केवल धन कमाने में जुटे होते हैं, वो जनता की सुख सुविधाओं के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। वह केवल धन को महत्व देते हैं, लेकिन जनता का उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं सभी से कामना करती हूँ कि वह राजनेता जो नहीं जानते कि राजनीति क्या है, उसे धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन इतना अच्छा भाषण दिया। देखिए, आप सभी के जो आप सुबह से लेकर यहाँ तक बैठे हैं, इसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। केवल 2 प्रतिभागी और बचे हैं। उनके भाषण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ भी होगा। केवल 2 प्रतिभागी। उसके बाद पिरिया न्यू डीवी हथवाड़ा 12th क्लास। जज साहिबान, पिरिया न्यू डीवी हथवाड़ा स्कूल 12th क्लास। संदीप इनके पिता का नाम है। पिरिया। ठीक है जी। 20 नंबर। ईशिका, जय भारत स्कूल लेडाना। ईशिका। प्रदीप इनके पिता का नाम है। 12th क्लास। देखिए, अगर कोई प्रतिभागी रहता है बिना भाषण के तो हमें अब भी बता सकते हैं। प्रिया संदीप आई है। प्रदीप प्रिया संदीप वाली है थोड़ा गाँव। आप इसी का है जी। ये जो प्रिया बोल रहे हैं आप, वो डॉट प्रदीप है या संदीप? एक सेकंड, प्रिया तो देख। एक संदीप तो आई है, प्रिया डॉट संदीप। प्रिया संदीप है जी। हाँ, अभी ये है इशिका न्यू डीवी अथवाड़ा स्कूल। फादर नेम प्रदीप। सॉरी, जय भारत। इशिका जय भारत स्कूल लेडाना। प्रदीप। सर का क्या नाम है? Welcome the chief guests and judges who sit in the front of me. My name is Jessica and from the Jai Bharat Senior Secondary School, Nidana. I want to deliver the speech on Indian politics and its culture. Indian politics and the culture is the same coin of the side by which similarly without the manners politics does not succeed. Now I want to start the talk about the Indian politics. There are the lack of manners in Indian policy, but it would be mistake to say that because there are the many good leaders like Chaudhary Devilal and the Chaudhary Charan Singh. Chaudhary Devilal served the 6th Deputy Prime Minister from 1989 to 1990 and 1990 to 1991.
He becomes said to the kingmaker, and the Chaudhry Charan Singh become the farmer politics who served as fifth prime minister on the country. By somewhere inside of all there are the power. Somewhere inside of all there are the power of politics by which we change the world. By which we change the world. But some of the bad politicians do not work on this. They make the fun of politicians. Some of the leaders are assured by the scheme. Some of the leaders assured by the scheme, they hurted people. During the election time, they make the hug promise. During the election time, they make the hug promise, but when their vote bank is filled, they go back and not come another. By which people are very angry. At last, I want to say it is the important that politicians would be well educated, intelligent, well disciplined and good manners, by which the nation progress increase day by day. They do not rather look only itself, they look on the nation. Thank you.